हमारा कमीशन है जी कमीशन डिपार्टमेंट से अलग होता है जी क्योंकि डिपार्टमेंट सरकार का हिस्सा होता है। तो कमीशन एक स्टैंड अलोन कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है जो सरकार से अलग है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भारत सरकार से अलग है, उसी तरह से हम लोग भी स्टेट इलेक्शन कमीशन भी सरकार से अलग है। जी हालांकि साधन जो है वो सरकार ही उपलब्ध कराती है, परंतु और जो चुनाव हम कराते हैं वो सरकार के सहयोग से ही कराते हैं। जिला कलेक्टर और उनके नीचे का जो अमला है उनके द्वारा कराए जाते हैं। परंतु अगर वैधानिक रूप से देखा जाए तो हम सरकार से अलग हैं। सरकार कई बार ये मान लेती है कि हम उनका हिस्सा हैं, जबकि हम उसका हिस्सा नहीं हैं। तो बहुत सारे आदेश ऐसे होते हैं सरकार के जो हमारे को मान्य नहीं होते हैं। और ये केवल राजस्थान की स्थिति नहीं है, दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है जो संवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी जो आज की विजिट है, मैं बहुत अरसे से इस पद पर रहते हुए मैं हनुमानगढ़ गया था, आज सुबह गंगानगर में था। तो अभी जैसे बीकानेर में हूँ, तो इस एरिया में मैं कुछ कारणों से आ नहीं पाया था काफ़ी अरसे से। तो उद्देश्य यही है कि जो आने वाले नगर निकाय के चुनाव हैं और पंचायती राज के चुनाव हैं, उनकी तैयारियों का जायज़ा ले लिया जाए जिला कलेक्टर महोदय से और एडीएम और उनके जो और अधिकारी हैं उनसे एक बार राय मशवरा ले लिया जाए कि क्या तैयारियां हैं। इसमें कुछ हमने बदलाव भी किए हैं। अभी जैसे जो पद खाली होते हैं, हम प्रयास ये करते हैं कि बहुत जल्द उनके बाई इलेक्शन करा दें। तो हमने निरंतर पिछले 3 साल में निरंतर चुनाव कराए हैं। उसके साथ साथ प्राय सभी चुनाव ईवीएम से कराए जाते थे और उसमें खर्चा बहुत होता है। ईवीएम की बैटरी दूसरे साल बदलनी पड़ती है। तो जहाँ बैलेट बॉक्स उपलब्ध हैं तो हम लोगों ने कहा कि बैलेट बॉक्स को भी यूज़ करो। बैलेट बॉक्स में कोई विशेष खर्चा नहीं है। तो जो साधन उपलब्ध हैं, हमने प्रयास यही किया कि जो उन्हीं का उपयोग किया जाए। नई ईवीएम खरीद अभी तक मेरे मेरे कार्यकाल में पिछले 2.5 साल में मुझे ध्यान नहीं कि हमने नई ईवीएम खरीदी या नए बैलेट बॉक्स खरीदे। तो बहुत किफ़ायत से इन चुनाव को कराया है। अब जैसे आज मैं आया हूँ तो एसडीएम्स को भी बुला सकते थे, तहसीलदार्स को भी बुला सकते थे। तो वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यही है कि सुचारू रूप से चुनाव कैसे कराए जा सकें, उसके बारे में जिला कलेक्टर महोदया से या उनके जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर ली जाए, उनसे राय ले ली जाए और जितने सुलभ और सरल हम इनको चुनाव को रख सकते हैं उनको रखा जाए। चुनाव बहुत कॉम्प्लिकेट भी कर दिए गए हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, वो हमारे ऊपर लागू नहीं है, पर देश में जो चुनाव होते हैं 2009 और 2019 के बीच में उसका खर्चा 3 गुना हो गया। आईटी का उपयोग जो है, आईटी सस्ता करने के लिए चुनाव के खर्च को, पर वो बढ़ा रही है। अब ईवीएम जो एक ईवीएम है उसका खर्चा करीबन 25-30 हज़ार है। हर दूसरे साल बैटरी बदलनी पड़ती है। तो वार्ड पंच के चुनाव में वार्ड पंच जो है उसमें या सरपंच भी है, तो मोटा मोटी 2500 से 5000 वोट होते हैं। अब अगर 70% 80% भी वोटिंग लें तो 2000 2500 3000 वोट पड़ते हैं। 3000 वोट गिनने में कितना टाइम लगता है। अब उसमें अच्छा ईवीएम को हम भेजते हैं, जब भी सिक्योरिटी जाती है, गाड़ियाँ जाती हैं, कितना खर्चा है उनका, टीए जाने आने का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा। अब बैलेट बॉक्स तो आप बस में भेज सकते हो किसी के साथ। तो जो मतलब खर्चे का भी हम ध्यान रखें। ईवीएम ईवीएम में ये भी मालूम पड़ जाता है कि किस बूथ पे किसने कैसे वोटिंग की है, किस जाति ने, किस धर्म विशेष ने, किसने कैसे वोटिंग पैटर्न क्या है। जबकि
जो मैनुअल वोटिंग होती है, बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग होती है, उसमें पैटर्न का पता नहीं लगता, मिक्सिंग हो जाती है। तो अंतर जातीय, अंतर जो कई धर्म के लोग जहाँ रहते हैं, जातियों के, उनमें कभी इस तरह की भावना नहीं पैदा होती है कि फलां जाति ने हमें वोट नहीं दिया या फलां धर्म के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तो उसके कई और फायदे भी हैं। तो अब मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि पहले आयुर्वेद होता था, होम्योपैथी होती थी, नेचुरोपैथी होती थी। अब एलोपैथी के आने के बाद उसको नेगलेक्ट कर दिया। हमने ईवीएम आने के बाद बैलेट बॉक्सेस को नेगलेक्ट कर दिया, जबकि वो बहुत पारदर्शी तरीका है, बहुत सरल तरीका है और कोई विशेष खर्चा नहीं है उसमें। तो दोबारा इन चीज़ों को ध्यान में करने की आवश्यकता है और चुनाव को जितना सरली, अब देखिए ना कि चुनाव वाले दिन भी आपका वोट बनाया जा सकता है। अगर किसी को मतदान से वंचित रखा गया है और वो चुनाव वाले दिन भी कहता है कि मुझे मतदान करना है और मेरा अधिकार है, तो उस दिन भी वोट बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, उनका सरलीकरण हो चुका है। अन्य तो अब जो संसाधनों की बात अगर हम करें तो नगर पालिकाओं में और पंचायती राज इकाइयों में जितने संसाधन आज के समय उपलब्ध हैं, पहले कभी उपलब्ध नहीं थे। नगर पालिकाओं को भी राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने काफ़ी संसाधन उपलब्ध कराए हैं और उस कारण से जो प्रतिस्पर्धा है वो भी बढ़ी है। तो अब आप देखिए, आप किसी शहर में जाएं तो आप देखेंगे कि लिखा रहेगा मधुकर गुप्ता वार्ड पार्षद, लिखा रहता है नहीं? क्यों लिखा रहता है? तो जाहिर है स्टेटस सिंबल है। तो वार्ड पार्षद का भी महत्व है, मेयर का, डिप्टी मेयर का तो है ही, काउंसलर का भी महत्व है, सरपंच का भी है। अब आपने देखा होगा कि एमएलए एमपी जो है, कभी सरपंच को अनदेखा, उसकी अनदेखी नहीं करते, क्योंकि एमएलए एमपी बनाने वाले यही लोग हैं। और एमएलए और एमपी लैंड और एमएलए लैंड को छोड़ के इनके पास कोई संसाधन नहीं होते हैं, परंतु जो नगर निकायों के लिए जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं या पंचायती राज में चुने जाते हैं, वो न केवल प्लानिंग करते हैं, वो खर्च भी करते हैं। तो सारा जिम्मा जो है पैसे का, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक उन्हीं के पास है। इस कारण से जो ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी के जो पद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अब आप देखिए कि इन चुनावों में खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा खर्चा होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो वोटिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है। पर लोगों की रुचि बढ़ गई है। बहुत सारे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं जो आज चुनाव लड़ना चाहते हैं ग्रासरूट लेवल पे। तो जितनी रुचि इन चुनाव में पहले कभी नहीं थी, वो आज और उसमें हमें जितना इनका सरलीकरण हम कर सकते हैं उतना सरलीकरण हम करें। बहुत तरीके से हमने चुनाव खर्चे को कम भी किया है। कई जगह पे जहाँ गलतियाँ हुई, जहाँ पे वोटर्स को मतदान से वंचित रखा गया या उनकी अनदेखी हुई, तो वहाँ हमने चुनाव रद्द भी किए, दोबारा मौका दिया है उनको वोट करने का। तो आशय यही है कि जैसे ही पद खाली हो उन पदों को भरा जाए, इसलिए चुनाव कराया जाए। और ये जो जितनी तीव्र गति से आप चुनाव करा सकते हैं उनका कराएं। इसके साथ साथ अभी आने वाले वक्त में जो 5 साल का वक्त है नगर निकायों का या पंचायती राज संस्थाओं का, वो भी काफ़ी जगह पे पूरा हो रहा है। तो जो जनरल इलेक्शंस हैं वो भी हैं या होने वाले हैं, तो उनके लिए भी मशक्क़त चल रही है। राज्य सरकार
की सोच के अनुसार डिलिमिटेशन दोबारा की जा रही है। जिले पहले बढ़ाए गए, फिर कुछ कम किए गए। पंचायतों की सीमाएं हैं, नगर पालिकाओं की सीमाएं हैं, कुछ नई नगर पालिकाएं बनाने वाली, तो ये सब बातें भी चल रही हैं। उसके कारण भी थोड़ा सा इन चीज़ों को सेटल डाउन होने में वक्त लग रहा है। पर हमारा उद्देश्य यही है कि हम समय पे चुनाव कराएं और जितने पारदर्शी तरीके से चुनाव करा सकें। जितनी जल्दी प्रोसेस सरकार उसकी जल्दी चुनाव कराएंगे। हम और बातें किया है केंद्र सरकार को। जैसे मैंने पहले कहा कि चुनाव कराने की जिम्मेवारी कमीशन की है, परंतु हम सरकार के माध्यम से ही चुनाव कराते हैं। तो जब सरकार ने ये कार्यक्रम निकाल दिया है तो हमारी कुछ सीमाएं हैं, हमारी लिमिटेशन है। उन लिमिटेशन में रहते हुए ही हमें काम करना है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, कमीशन कितना तैयार है उस बात को लेकर के, जिस तरह से केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तमाम जो है उसको लेकर बात कर रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि कई चीज़ें एक समान चलती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाने की आवश्यकता है। उनको लाए बिना, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि 5 साल का कार्यक्रम उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो उसको कम करना है या ज़्यादा करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी और वो पार्लियामेंट संसद में उसको उसकी मोहर संसद को लगानी पड़ेगी। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक हम उस दिशा में प्रयासरत हैं। जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी थी उन्होंने भी मुझे बुलाया था मेरे विचार सुनने के लिए। तो उनको भी क्या संभावनाएं हैं, क्या दिशा होनी चाहिए और किन चीज़ों का हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो सब बातें हुई। तो परंतु जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किए बिना किस तरह की रिक्वायरमेंट्स लग रही है सर अपने को कि भाई ये रिक्वायरमेंट और एजुकेशन चेंजेस होने चाहिए? अब कार्यकाल की बात है। कार्यकाल को कम ज़्यादा करने की शक्ति ना राज्य सरकारों को है ना हमें। उसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाया जाना चाहिए और उसको पास होना चाहिए। जैसे निकायों की बात करें तो निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया, अब कोई नई आ नहीं रही है, तो उनका भी तो कार्यकाल एक तरह से सरकार जो लीडिंग गवर्नमेंट है वही उसको रन कर रही है, तो ये कार्यकाल बढ़ने जैसा ही हो गया कि उन सरकारों अब निकाय तो सरकार विहीन चल रही है, जनप्रतिनिधित्व विहीन चल रही है। तो यहाँ कहीं चुनाव आयोग की ड्यूटीज़ कहीं नहीं आ रही सर? नहीं, हमारी ड्यूटी है चुनाव कराने की, परंतु कुछ शक्तियां सरकार में नहीं है। अब जैसे डिलिमिटेशन तो पुनर्गठन की है, तो वो जो शक्तियां हैं सरकार में नहीं थी। अब आपने देखा कि पहले ज़्यादा ज़िले बना दिए, फिर कम कर दिए। ज़िलों के साथ साथ नीचे जो उनकी सीमाएं हैं उनका जो पुनर्निर्धारण करने की बात है, तो पंचायत स्तर तक या वार्ड स्तर तक वो बातें चलती है। नई पंचायत नगर निकाय बनाने की बात है, तो वो उसमें विरोधाभास तो है। तो अब लोकतंत्र में इन सब का तालमेल बिठाने की आवश्यकता होती है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रयास यही रहता है कि समय रहते सही वक्त पे हम चुनाव कराएं। तो पर उसमें थोड़ा सा कई बार एडजस्टमेंट करनी पड़ता है। तो जो व्यवहारिक पक्ष है उसको भी देखना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं जो हरियाणा में और पंजाब में जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं उनको जो दिशा निर्देश हाईकोर्ट ने दिए, माननीय हाईकोर्ट ने दिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए, तो उन्होंने यही निर्देश दिए कि जो भी स्थिति हो आपको उस समय पूर्व चुनाव कराने हैं। तो वो आदेश दिए गए, तो वहाँ पे चुनाव उन निर्देशों के अनुसार। तो
तो लोकतंत्र में ये फोर्सेस चलती हैं, हमेशा रहेंगी, तो हमें उनका सामंजस्य ही बिठाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपने एक बात कही कि हाथों तेने जो वोटर वोट दे सकता है, तो वो कैसे संभव है? बीकानेर में, राजस्थान में हमने तो इतने साल हो गए, ऐसा कोई वोटर नहीं दिया जिस दिन चुनाव वाले दिन ही वो वोट दे सकते हैं, चाहे वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो वो। अगर वो जेन्युइन वोटर है और उसको वोट देने का अधिकार है सर और किसी कारण से ओमिशन हो गई है, सर तो अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर या जो भी संबंधित अधिकारी है सर उसके ध्यान में वो सारी बात लाता है, सर तो उनको अधिकार है उसी दिन उसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना। अब मतलब बिना उसमें हाथों जोड़ सकता है? अगर वो सारा प्रूफ देता है तो जोड़ा जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर नमस्कार, कैसे हैं सर?